कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एजुकेशन इन इंडिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में एजुकेशन इन मिडिवल मॉडर्न इंडिया कवर किया। आज हम एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए सुनते हैं। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो अब ये ओनस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट पर था कि वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस एक इंडिविजुअल की डेवलप हों, उसके लिए एजुकेशन के विषय में क्या प्रबंध करती है। अब आपने लोकतंत्र अपनाया है, आपने अपने लिए डेमोक्रेसी ली है, आपके लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है आपके मुल्क की। ऐसे में लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे हायर होती हैं। आप उसके लिए किसी को भी और ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तब तो ये ब्लेम हो सकता था कि हमारे साथ एलियन बिहेवियर किया जाता है, हमें कॉलोनियल पॉपुलेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। बट अब आपका मुल्क था, आपकी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार थी, और ऐसे में देश ऐसी परिस्थिति पर खड़ा था जहाँ पर रीजनल इम्बैलेंसेस थे, सोशल लेवल पर हायर क्वांटम ऑफ इनजस्टिस था, सामाजिक अन्याय की परिस्थितियाँ थीं, डिप्रीवेशंस थे एससी, एसटी, बीसी और वुमेन की कैटेगरी में, और इनइक्वलिटीज़, पॉवर्टीज़, माल न्यूट्रिशन ये ज़बरदस्त। ये सब और बढ़ता अगर समय रहते एजुकेशन को स्प्रेड ना किया जाता, क्योंकि एजुकेशन ही एक तरीका बन सकती थी जिससे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, जिससे आप रीजनल जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो दूर हो सके, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, उनका विकास हो, इंडस्ट्रीज़ वहाँ जाएं। यही तरीका था जिससे आप अपवर्ड मोबिलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उन ग्रुप्स को जो अब तक डिप्राइव्ड रहे थे, उन्हें भी देश के विकास में हिस्सेदारी मिल सकती थी, महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकते थे। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ इस एक ही फील्ड के द्वारा, इस एक ही एरिया के द्वारा कवर किए जाते थे, तो भी सरकार की प्रायोरिटी का विषय रहा है हमेशा से एजुकेशन। ओके, तो उसी विषय में हम शुरुआत करते हैं। लिखा है कि टू अचीव द गोल्स ऑफ पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, political and cultural development, it is necessary to make appropriate provisions for an integrated program of education for people who happen to be living at different levels of development, possessing different linguistic, social and cultural attributes। तो भारत के विषय में आज़ाद सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को जो शिक्षा के क्षेत्र में नीति बनानी थी, उसे बनाने के रास्ते में चुनौतियां बड़ी थी। कारण ये था कि भारत एक डाइवर्स स्टेट था, डाइवर्स नेशन। लोग लैंग्वेज के लेवल पर, कल्चरल एट्रीब्यूट्स के लेवल पर, समाज, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत विविध थे। इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी डाइवर्स। और आपको नॉर्थ साउथ का ही डिवाइड आपके सामने है, ईस्ट वेस्ट में इतना फ़र्क है, इतनी भाषाएं हैं भारत में, क्षेत्र को लेकर के, रीजन को लेकर के लोग इतने कॉन्शियस हैं। इन सब के लिए आपने एक प्लान बनाना है एजुकेशन का। ये कोई आम बात तो नहीं थी। हर कल्चरल ग्रुप को उस एजुकेशन के प्लान में खुद को रिफ्लेक्ट होते देखना था। हर रीजन, हर ग्रुप अपनी आइडेंटिटी उस एजुकेशन के वाया ही प्रोटेक्ट करता, प्रिजर्व करता और नर्चर भी करता। किसी को भी लगता कि अगर ऐसे करिकुलम या ऐसे एजुकेशन में हमारा कस्टम, कल्चर, मैनर या हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट या हमारे रीजन का विकास नहीं रिफ्लेक्ट होता, वो उसे ना अपनाता। तो इतने डाइवर्स नेशन के लिए, जो कि साइज़ में इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी है, उसके लिए एक एजुकेशन का प्रोग्राम बनाना, दैट इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो सबको स्वीकार्य हो, सर्वसम्मति से सब उसे स्वीकारें, उस करिकुलम को फॉलो करें, जिसमें नेशन की फ्यूचर डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाए, जिसमें मौजूदा समय में देश के लिए जो रोज़गार की समस्या है उसे भी ध्यान में रखा जाए कि लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, ऐसी एजुकेशन देनी है। भारत विकास करे, विश्व स्तर पर जाकर के फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़, फ्यूचर इकोनॉमिक सिस्टम में कॉम्पीट करने लायक बने, ऐसा भी एजुकेशन देना है। और एजुकेशन, मैंने आपको बताया था, एक मीन्स होता है, एक ज़रिया होता है जो किसी भी एक समाज के द्वारा उस समय तक एकुमुलेट की गई उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और अचीवमेंट्स को आगे की पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करता है।
तो मतलब एजुकेशन ही कल्चर को आगे ले जाने वाला भी है, और एजुकेशन ही इन कल्चरल डेवलपमेंट से खुद प्रभावित भी होता है। तो एजुकेशन एक प्रोडक्ट भी है। तो इस तरह से भारत के स्तर पर बड़े पैमाने पर लोगों की एक्सपेक्टेशन एजुकेशन से कि उनके कल्चर के विषय में ये एजुकेशन कैसे करिकुलम पर्पस सर्व करता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था कि देशव्यापी स्तर पर एक ऐसी शिक्षा नीति आए, एक ऐसा शिक्षा का मॉड्यूल आए जो सबको स्वीकार्य हो, भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा और अलग अलग समुदायों की सांस्कृतिक ज़रूरतों को ध्यान में रखता हुए। सो इट वॉज़ अ चैलेंजिंग टास्क। तो वही यहाँ पर लिखा है कि टू अचीव द गोल्स ऑफ पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, it is necessary to make appropriate provisions for an integrated program of education for people who happen to be living at different level of development। अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे थे लोग, कुछ ग्रामीण इलाके के लोग, फिर शहरों के लोग। शहरों में अपर मिडिल क्लास और द अपर क्लास, द एफ्लुएंट क्लास। शहरों में प्रॉपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और द पुअर क्लास। इन्हीं दो बड़े डेवलपमेंट सेक्शंस में कितना फ़र्क है, गांव और शहरों का कितना फ़र्क है, गांव में ही वर्णों के बीच कितना फ़र्क है, फिर डेवलप्ड रीजन कंट्री का और अंडर डेवलप्ड रीजन में कितना फ़र्क है। डेवलप्ड रीजन के शहर अंडर डेवलप्ड रीजन के शहरों से ही बहुत फ़र्क रखते हैं। सो लोग भारत के डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे खड़े थे और उन सब के लिए एक करिकुलम लेके आना है। लोग अलग अलग तरह के लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल एट्रीब्यूट पोजेस किए हुए खड़े थे, उनके लिए एक करिकुलम लेके आना है। तो इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क। सच प्रोग्राम्स, अब ये जो प्रोग्राम हम लाएंगे, दैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, सच प्रोग्राम्स हैव टू बी बेस्ड अपॉन अ कॉमन करिकुलम टू स्ट्रेंथन यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट मोबिलिटी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। तो हमारा जो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन हो, ये एक ऐसे करिकुलम पर बेस्ड हो जो एक कॉमन करिकुलम हो पूरे देशव्यापी स्तर पर। तभी तो देश का ये जो विविध समाज है, इसमें एकता इंड्यूस की जा सकती थी। तो हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट की भी चिंता करनी है। हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि इंटीग्रेशन अचीव हो नेशन के लेवल पे, वो तभी होगी जब पूरे देश को अपना मान करके व्यक्ति इस पूरे देश का नागरिक खुद को माने, सिंगल सिटीजनशिप, जिसके तहत उसे ऐसी एजुकेशन दी जाए, करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो परिवार भारत के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक फ्रीली जाएं, उन्हें समस्या ना आए, वो पढ़ाई करें जहाँ कहीं भी उन्हें, जहाँ अच्छे स्कूल्स मिलते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, जाएं और पढ़ें। फिर एजुकेशन ऐसी हो नेशनल लेवल पर कि आपको ऐसा ना फील हो कि अपने राज्य में आपने पढ़ाई की, दूसरे राज्य में आप फॉरेनर हो गए। ऐसा नहीं, आप अपने राज्य में किसी भी स्कूल से पढ़ें, आप बड़े हुए, आपकी इन्फोसिस में प्लेसमेंट आ गई या विप्रो में आ गई या कहीं भी आ गई, मैटर नहीं करता, आप जाइए और वहाँ जाके जॉब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भारत में पंजाब से पढ़े हैं, हरियाणा से पढ़े हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से पढ़े हैं, और सब बच्चे एक कॉमन जगह पहुँच गए, त्रिवेंद्रम में एक IT कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि करिकुलम देश भर का ऐसा बनाया था कि सबको एक कॉमन करिकुलम पढ़ाया गया है। नाउ दे कैन रिमेन मोबाइल इनटू द कंट्री, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इससे आपको एक देश होने की भावना आती है, इससे एक इंटीग्रेशन अचीव होती है नेशनल लेवल पर, और इसी से डाइवर्सिटी में यूनिटी इंड्यूस होती है। आप अपने घरेलू लेवल पर कैसे भी त्यौहार मनाएं, आप कोई भी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलिए, आप अपने शादी विवाहों के प्रबंध और रीति रिवाज कैसे भी करें, लेकिन जब बात शिक्षा की आती है, वो देश की शिक्षा नीति होती है। और उस शिक्षा नीति से गुज़र के जब आप शिक्षित हो जाते हैं, आपको स्वयं से भावना देशव्यापी आनी चाहिए, देश के स्तर की आनी चाहिए। तब आप में एक सेंटिमेंट निकलता है जो आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी को उजागर करता है। ये बात अचीव करनी ज़रूरी थी। इतनी डाइवर्स सोसाइटी के लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन खड़ा करना ज़रूरी था जो एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पूरे देश को प्रोवाइड करे, जिसका एक ऐसा कॉमन करिकुलम हो जो इन सब डाइवर्स रेंजेस को काट के एक यूनिटी दे और आप सबको जोड़े, आपको मोबिलिटी दे।
देखिए, कुछ ऐसे विजन्स होते हैं पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में जब वो ऐसी नीतियाँ बनाने जाते हैं। इन ग्राउंड्स पर जब आप पढ़ेंगे नीतियों को, तभी आपको समझ आएगा कि वो एक एक पॉइंट किस पर्पस को सर्व कर रहा है। ओके, तभी आप समझेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक की ओपनिंग मैंने जस्टिफाई कर दी कि एजुकेशन को जो हमने पिछले 2 लेक्चरों में समझा, आज़ादी के बाद भी उसी विचार से हम आगे बढ़े हैं कि एजुकेशन का काम सिर्फ रोज़गार देना नहीं, एजुकेशन का काम सिर्फ संस्कृति को आगे बढ़ाना ही नहीं, एजुकेशन का काम हमारे लार्जर नेशनल गोल्स अचीव करना है, और वो ये भी है कि हमें देश को जोड़े रखना है, हमें विविधता में एकता लेकर के आनी है, हमें देश भर में एक व्यक्ति को इस देश का एक नागरिक होने का भाव देना है कि ये ना हो कि बिल्कुल वैसा हो जाए कि यूरोप में रह रहे हैं, एक कंट्री में स्टडी की है और दूसरी कंट्री में अब जाना है जॉब के लिए, तो उस सारी स्टडी को असेस कराइए, फिर से प्रूव करिए। बिल्कुल नहीं, आप भारत में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहिए, पढ़ाई कीजिए, दूसरे राज्य में जॉब मिल गई जाइए और करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस राज्य में स्कूलिंग की है, यूनिवर्सिटी ले ली, सीधे जा कर के उत्तर प्रदेश में जाइए, लीजिए, कोई बात नहीं, गो एंड टेक द एडमिशन। अगर कोई लोकल लैंग्वेज का बैरियर है, वो एग्ज़ाम क्लियर करिए और पढ़िए, दैट्स ऑल। इसीलिए तो आप रिसर्च के लिए देश भर में जाते हैं, इंडियन लेवल के इंडियन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। कोई पूछता है कि आपकी स्कूलिंग किस राज्य से है? इस ग्राउंड का कोई बैरियर सुना आपने? नहीं। आप पंजाब से 10th किए हैं या 12वीं किए हैं, आप हरियाणा से किए हैं, आंध्र प्रदेश से किया है, मणिपुर त्रिपुरा से किया है, आइए, दिल्ली का IIT है, ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल। और वहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं सब, और इससे एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है। डाइवर्स सोशल बेस है हमारा, लेकिन एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है, इससे नेशनल इंटीग्रेशन अचीव होती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा नीति बनाने के समय बहुत से विचारों को ध्यान में रखा जाता है। सो टू अचीव द गोल्स ऑफ पर्सनल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, it is necessary to make appropriate provisions for an integrated program of education for people who happen to be living at different levels of development, possessing different linguistic, social and cultural attributes. Such programs have to be based upon a common curriculum to strengthen unity within diversity and also to facilitate mobility from one part of the country to another. लेकिन अब हमने 1960s के दौर तक आते आते ये महसूस किया कि अगर एजुकेशन के स्प्रेड को देशव्यापी स्तर पर स्पीड फास्ट नहीं किया जाएगा, तो वही समस्याएं जो मैंने बताया, सोशल इनइक्वलिटीज़ और बढ़ेंगी, इनजस्टिस और बढ़ेगा, डिप्रीवेशंस और बढ़ेंगी, रीजनल इम्बैलेंसेस और बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1964 से 66 के बीच में काम कर रही इस एजुकेशन कमीशन का गठन हुआ। सो एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1966 में, जिसको हम फेमस मैनर में, पॉपुलरली मैनर में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं। तो कभी पूछा जाए कोठारी कमीशन ने किस फील्ड में रिपोर्ट दी? एजुकेशन की फील्ड में। ये एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ कमीशन था। 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई, और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कि शिक्षा ही में क्षमता है, इन सब जो मैंने अभी एलिमेंट्स गिनाए, चाहे वो रीजनल इम्बैलेंस था, चाहे सोशल इनजस्टिस था, चाहे इनइक्वालिटी थी, चाहे गरीबी थी, इन सबको दूर करने का जो रियल सब्सटेंस है वो एजुकेशन में है। तो कोठारी कमीशन ने ये कहा, इट रेफर्ड टू एजुकेशन एज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल सोशल चेंज। आज़ादी के बाद जब देश में संविधान लागू होता है, देश की अपनी एक चुनी हुई सरकार भी आएगी, संविधान लागू होने के साथ ही आप गणतंत्र होते हैं, गणराज्य होते हैं, और गणराज्य तो अपने लोगों, अपने गणों को हर वो चीज़ देना चाहता है जो उन्हें लगता है कि असमानताओं को दूर करेगा। सबको अवसर बराबर चाहिए, सबको विकास चाहिए। ऐसे में देश हज़ारों वर्षों की संस्कृति से बना है। जिस हज़ारों वर्षों की संस्कृति में ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जाति प्रथा, जैसे महिलाओं को शिक्षा ना मिलना, जैसे क्षेत्रों के आधार पर कुछ विकसित कुछ पिछड़े, जैसे कई तरह के ग्रुप्स बन जाना सोसाइटी में। सोसाइटी कास्ट डिवाइडेड थी, क्लास डिवाइडेड थी, सेक्स डिवाइडेड थी। ऐसी सोसाइटी में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं, आप जनजातियों को यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल आदिवासी, आप दलित यानी कि शेड्यूल कास्ट को, आप OBC यानी कि शूद्रों को, महिलाओं को, अब इन सबको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं।
आप क्या मान रहे हैं, ये क्या है? ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। पिछड़े राज्यों को आगे लाना, ग्रामीण इलाकों को विकास देना, शहरों का निर्माण करना, शिक्षा को लोगों तक लेके जाना, अब तक वंचित रहे समुदायों को मुख्य धारा में लाना, ये एक बड़ा सोशल चेंज था। और इस सोशल चेंज को, इस सामाजिक परिवर्तन को, कोई एक ऐसी चीज़ जो सिंगुलरली ही बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट करे, वो एजुकेशन थी। इसलिए कोठारी कमीशन ने इसे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना कि ये अपने आप में इकलौता ही इतना काबिल है कि ये देशव्यापी स्तर पर सोशल टेंशन्स क्रिएट होने नहीं देगा। क्यों? अगर हम टाइमली रीजनल इम्बैलेंसेस को अप्रोच ना करते, उनको सर्व ना करते, टारगेट ना करते, हम अगर इनइक्वलिटीज़ को दूर ना करते, हम अगर हो रहे इनजस्टिसेस को ख़त्म ना करने की बात करते, डिप्रीवेशंस को दूर ना करते, तो नतीजे क्या निकलते? सोशल टेंशन्स, सामाजिक स्तर पर एक दबाव बनता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबकी इच्छाएं प्रबल हैं, सब चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, हमारा विकास हो, कोई भी नहीं चाहता पीछे रहना। और हमने तो वादा किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मदद से कि हम सबको उसका अधिकार देंगे, और फिर वो जो ना मिल रहा हो और समाज में भेदभाव हो, तो इससे इनइक्वलिटीज़ क्रिएट होती हैं, जिससे वेल्थ कंसंट्रेट होती है और वेल्थ का कंसंट्रेट होना सामाजिक द्वेष को आपस में और बढ़ाता है। तो ये सोशल टेंशन्स सोसाइटी को ब्रेक डाउन कर सकती है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक डाउन कर सकती है। इसलिए समय रहते ही समाज में परिवर्तन आ जाए तो अच्छा है कि वेल्थ कंसंट्रेट ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबका विकास हो। और वो सोशल चेंज अगर अचीव करना है तो शिक्षा को एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट माना कोठारी कमीशन ने। ओके, सो कोठारी कमीशन रेफर टू एजुकेशन एज द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल सोशल चेंज। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये माना कि देशव्यापी स्तर पर शिक्षा जहाँ एक तरफ रोज़गार के लिए सशक्त करेगी, भविष्य का भारत बनाएगी जो कॉम्पिटिटिव होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल स्फेयर में, वहीं संस्कृति को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करेगी, लोगों को डिग्निटी और आइडेंटिटी देगी, भारतीय डाइवर्स कल्चर को चेरिश करेगी और इंटीग्रिटी नेशनल लेवल पर यूनिटी भी देगी। इसीलिए ये तय किया कि काम एक तो बड़ा है तो केंद्र और राज्य दोनों को आगे आना चाहिए, और दूसरा काम दोनों ही के लेवल से जुड़ा है, नेशनल लेवल की भी चीज़ है और स्टेट लेवल की भी, यूनिक स्टेट लेवल के यूनिट्स भी इससे डील करें। तो काम बड़ा भी है और काम दोनों से सरोकार भी रखता है। इसीलिए 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया और ये कह दिया गया कि अब से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही इस सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में है। इन लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स पे, जिस लिस्ट में वो सब्जेक्ट गिवन है, उस लेवल के लेजिस्लेचर को उन सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट या कानून बनाने के अधिकार हैं। यूनियन लिस्ट में गिवन इश्यूज़ पर, सब्जेक्ट्स में यूनियन यानी कि यूनियन पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी संसद है, वो कानून बना सकती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है। स्टेट लिस्ट में रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन को आज तो पहले याद रखें कि एजुकेशन तीनों लिस्टों में से कहाँ आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। और ये हुआ कब है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। इंक्लूडेड एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं जिन 3 चरणों पर अब तक हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। द एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे आप प्राइमरी एजुकेशन भी कह सकते हैं, ये 1 to 8 यानी कि 8 साल। 8 साल मतलब ये 8 साल का कोर्स रहेगा आपका, जिसमें पहले 5 वर्ष लोअर प्राइमरी में जाते हैं यानी कि 1st क्लास टू 5th क्लास, और आगे के 3 साल यानी कि 6th, 7th, 8th क्लास ये अपर प्राइमरी में जाते हैं। तो हमने इस प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन को 1st क्लास से 8th क्लास में बांटा है, 8 साल की, और उसे भी फर्दर हमने डिवाइड किया, लोअर प्राइमरी 1st to 5th एंड अपर प्राइमरी 6th to 8th। उसके बाद एंटर होती है द सेकेंडरी एजुकेशन, और उस सेकेंडरी एजुकेशन को हमने 4 सालों में बांटा है, 9th, 10th,
11th और 12th। सो 9th to 12th क्लास आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में आ जाती है, जिसमें 11th और 10th आपकी हायर सेकेंडरीज़ में आती हैं। उसके बाद हमने इसे हायर एजुकेशन में बांटा, जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जिनके अंदर आने वाले कॉलेजेस में भी आप पढ़ सकते हैं। ये सेकेंडरी एजुकेशन के बाद शुरू होने वाला फेज़ है, जिसकी उम्र का पड़ाव रहता है 18 साल के बाद। ओके, 18 साल के बाद। तो सही मायने में 14 वर्षों तक की जो भारत में शिक्षा है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। और 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाने के बाद से इसे हम फंडामेंटल राइट के रूप में देखते हैं, और ये फ्री एजुकेशन के पीरियड भी कहलाते हैं 14 वर्ष तक। 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है, 9th 10th 11th और 12th। और 18 वर्ष से आगे 23 वर्ष के बीच में हम काउंट करते हैं हायर एजुकेशन। ओके, तो दिस इज़ द सिस्टम। सो एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 8 साल के बीच में चलती है। ओके, 1 to 8 ईयर के बीच में, यानी कि क्लास 1 to क्लास 8। इस एजुकेशन पर ज़िम्मा क्या है? सो लेइंग द फाउंडेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को बहुत ही क्रूशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन कहा गया है। क्यों कहा गया है इसे क्रूशियल? बिकॉज लेइंग द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सोशल कॉन्फिडेंस, हैबिट्स, लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द पीपल्स। तो जो बच्चे रहते हैं उन सब में इन चीज़ों का निर्माण इन्हीं 8 वर्षों की देन होता है। उनकी हैबिट्स का विकास होना, उनमें लाइफ स्किल्स आना, कम्युनिकेशन स्किल्स आना, उनकी कैसे पर्सनैलिटी विकसित होगी आगे जा कर के, उनका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर के, एक सोशल कॉन्फिडेंस। ये इसलिए क्रूशल है कि ये सब एलिमेंट्स इन्हीं वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो सिलेबस उसी हिसाब से बनाया जाता है, टीचर भी वैसे ही डील करते हैं। इसी के तहत देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। आर्टिकल 45 पहले दिन से ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी क्या है। वो ये कहता है कि स्टेट टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये जस्टिशिएबल नहीं होते। मतलब अगर सरकार इनकी पूर्ति नहीं कर रही तो आप सरकार को कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते कि भाई ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लागू करा के दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे सरकार कानून बना सकती है। तो उसी के तहत आप पहला परिवर्तन ये देखेंगे कि 2002 की 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम शिक्षा को फंडामेंटल राइट में लाएंगे। और दूसरा परिवर्तन आप देखेंगे कि 2009 में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आएंगे। ये दोनों ही बड़ी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 45 से ही प्रेरित है। तो ऐसे डायरेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को दिए हुए थे पहले दिन से ही। डायरेक्टिव्स आर इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट, दैट इज़ टू द गवर्नमेंट्स, कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम when you will feel comfortable according to the financial resources and everything, you need to consider that you need to provide compulsory and free education for children up to the age of 14। तो पहले तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशन कंपलसरी होगी, सबको ही लेनी पड़ेगी, मतलब लेनी ही पड़नी है। और दूसरी चीज़, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो स्टेट प्रबंध करे, किसी ने लेनी नहीं लेनी फ्री, वो उसकी मर्जी है, उसने प्राइवेट स्कूल में जाना है। बट अगर वो बच्चा अप्रोच कर रहा है सरकार को कि मुझे एजुकेशन लेनी है, सरकार को उसे स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, वो उसका सरकारी में दिलाते हैं, कैसे करते हैं उनकी चॉइस। तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 45 में गिवन है। इतनी बात क्लियर हुई? ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि कैसे हम ग्रेजुअली इन कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़े हैं। सबसे पहले आप देख रहे थे कि कैसे हमारे जो मॉडर्न इंडिया के फाउंडर हैं, मॉडर्नाइजेशन द फाउंडर
नेहरू नीतियाँ बनाने में शुरुआती उनके विचार झलक रहे हैं। फिर कोठारी कमीशन की 1966 में आई रिपोर्ट का विचार, और फिर 1976 में बदलाव किया गया और कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। और फिर एलिमेंट्री एजुकेशन के विषय में आपने देखा कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। इसी के तहत अब मैं बात करूँगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 NEP। अभी भी देश तैयार खड़ा है नई एजुकेशन पॉलिसी देश को देने के लिए, वो चल रहा है, काम हो रहा है उस पर। कुछ एरियाज़ में उस पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के ट्रायल्स चल रहे हैं। और ऐसे ही एक पॉलिसी थी 1986 की, लंबे समय तक हमारे देश को इस पॉलिसी ने चलाया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के मुख्य बिंदु क्या थे? पहला, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। यूनिवर्सल एक्सेस हो, यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो, किस चीज़ में? एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए वर्ड आ गया यूनिवर्सल, एवरीवन, सबको एक्सेस मिले, सबका एनरोलमेंट कराओ, लेके आओ। तो आर्टिकल 45 में वो लिखा हुआ था पहले से ही, और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने उस विषय को इंक्लूड कर लिया और यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपको दे दिया। सेकंड, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज इन द स्कूल, नॉट ओनली यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट। सिर्फ बच्चे को एजुकेशन पे एक्सेस दे देना और स्कूल में नाम लिखा देना नहीं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्कूल्स, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ द स्टेट, कि यू शुड रिटेन देम इन द स्कूल 14 साल तक। तो ध्यान रखना है कि वो अटेंडेंस नहीं है तो पता करो कहाँ है, लेके आओ। रिटेंशन रजिस्टर्स मेंटेन करना ज़रूरी है, इंक्वायरी होती, चेकिंग होती कि बच्चा ज्वाइन हुआ फिर किधर गया, क्या मजबूरियाँ हो गई। एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन। 1986 पॉलिसी फोकसिंग अपॉन द एलिमेंट्री एजुकेशन, okay, and substantial improvement in the quality of education to enable all children to achieve essential levels of learning। जिस भी किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है बच्चा, जिस भी किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप से, भाषाई समुदाय से आता है बच्चा, जिस भी किसी ऑक्यूपेशन ग्रुप से आता है, किसान का है बच्चा, आर्टिजन का है या कुछ भी, गांव है, शहर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट कुछ इस ढंग से किया जाए कि हर बच्चा सक्षम हो सके कि वो एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग अचीव करे इन 14 वर्षों में, कि जो एक ज़रूरी लाजमी उसको शिक्षा विद्या प्राप्त करनी है वो ये हो पाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इन बातों पर बल दिया। समय आगे बढ़ा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, और फिर उनके समय में सन 2001 में एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आया, जिसके पीछे अब सब पिछली जितनी भी नीतियां हैं सब कुछ इसके पीछे अलाइन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसी समय में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वाया डाला जाएगा फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन को। ये बड़े काम सरकार अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी सरकार थी उस समय। तो सर्व शिक्षा अभियान SSA आपने बहुत सुना होगा, 2001 की मुहिम है ये। इट वाज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल शुड फॉलो दिस, ये आगे चलेगा, सबको लीड करेगा। सो सर्व शिक्षा अभियान, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान का मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन अचीव करना। अभी भी बहुत से बच्चे रह रहे थे, अभी भी बहुत से लोग स्कूलों तक नहीं आ रहे थे, तो उसे अचीव करने के लिए हमें फिर एक डेडिकेटेड अभियान चलाना पड़ा। स्टार्टेड इन 2001। इतनी क्लियर हो गई कहानी? तो ये अब तक की किताब के चैप्टर के मुताबिक एलिमेंट्री एजुकेशन के विषय में जो हमने काम किया वो बताया गया। इसे फ्री एजुकेशन कह के पुकार सकते हैं आप, यूनिवर्सल एजुकेशन के नाम से पुकारिए। इस पे हमने बेहतरीन आंकड़े अचीव भी किए हैं, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। समस्याएं आएंगी आगे जा कर के, हम उन समस्याओं को देखते हैं। अब बारी आती है सेकेंडरी एजुकेशन की। इस सेकेंडरी एजुकेशन की खासियत क्या है? जैसे प्राइमरी एजुकेशन का समय महत्वपूर्ण होता है
एक बच्चे की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सोशल कॉन्फिडेंट, हैबिट, लाइफ स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित होने में। ऐसे ही सेकेंडरी एजुकेशन, अब आप 9वीं में आ गए, अपने आप को इमेजिन करिए। सो इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंटेंस फिजिकल चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। इस उम्र में आपकी आइडेंटिटी बनती है। इंटेंस फिजिकल चेंज का ये फेज़ है। मैं कवर हो रहा हूँ, ज़्यादा कैमरा उधर तो नहीं है, बीच बीच में कट तो नहीं रहा? हाँ तो इधर करो, थोड़ा कट रहा है तो क्यों कट रहा है? ड्रैग कर दो ना इधर को, टिल्ट करने की बजाय ड्रैग कर सकते हैं। जब अपने हाथ में सब है फिर भी मैं बाहर निकल रहा हूँ तो अच्छी बात नहीं। कहाँ चला गया? हाँ, सो पीरियड ऑफ इंटेंस फिजिकल चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। इट इज़ ऑल्सो द पीरियड ऑफ इंटेंस वाइब्रेंसी एंड एनर्जी। आप में हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होती है, वाइब्रेंसी होती है, वाइब्रेंट होते हैं आप। इसे कैसे नियमित करना है, इसे दिशा देनी है, इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना है। एज ग्रुप 14 से 18, क्लास 9 to 12। अब इस फील्ड में क्या हुआ समझिए, देखिए। While a great increase has taken place in number of schools and in enrollment, सेकेंडरी एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल्स भी खुले, इंक्रीमेंट हुआ, एनरोलमेंट भी अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन देयर हैज़ बीन अ लेसर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टीचर्स। देशव्यापी स्तर पर जो टीचर्स की संख्या बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। सेकेंडरी एजुकेशन की ये बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब हमारे देश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवर्स टीचर प्यूपिल रेशियो एग्जिस्ट करता है सेकेंडरी एजुकेशन में। टीचर प्यूपिल रेशियो बहुत पुअर है, मतलब एक टीचर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करना है। आप देखें क्लासेस खचाखच भरी पड़ी हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आगे जनसंख्या बढ़ेगी, जिस दौर में बात हो रही है उस दौर में वो कह रहे हैं आगे जनसंख्या बढ़ेगी, आगे शिक्षा का विस्तार भी और बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके घेरे में लाना है, तो ये प्रॉब्लम और एडवर्स होगी, टीचर पीपल रेशियो। और दूसरा था टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की सही ट्रेनिंग, क्योंकि सारा दारोमदार आपका करिकुलम बहुत अच्छा है, आपकी नीति बहुत अच्छी है, यूनिवर्सल एक्सेस भी है और एनरोलमेंट भी है। अब इन सब के बाद करना क्या है? विद्या देनी है, शिक्षा देनी है। वो कौन दे रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, और वो बच्चों में इम्पार्ट क्या कर रहा है, सारी कहानी तो उसी पे आके टिकी है, शिक्षक पे। सो टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ओके, सो दैट्स ऑल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि अपर प्राइमरी ख़त्म करने के बाद ऑल आर एलिजिबल टू जॉइन द सेकेंडरी एजुकेशन, बट फैक्ट क्या है, नॉट मोर देन half of those who pass the upper primary stage join the secondary classes. This is the problem, क्योंकि फ्री एजुकेशन का दौर ख़त्म हो चुका होता है। फिर चाइल्ड लेबर को रोकने वाला कानून भी 14 साल के बाद निष्क्रिय हो जाता है। उन लोगों को काम पे जाना है, बच्चों को माँ बाप का साथ हाथ बटाना है। गरीबी अभी भी है, बेरोज़गारी अभी भी है परिवारों के स्तर पर, और इन सब कारणों से फिर जितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं उससे आधे ही वहाँ पर जा कर के ज्वाइन होते हैं। सो गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो फिर हमने सर्व शिक्षा अभियान के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ, और इसका उद्देश्य था सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन लाना। सर्व शिक्षा अभियान का एलिमेंट्री एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन लाना, और माध्यमिक शिक्षा अभियान का सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन लेकर के आना। एक परिवर्तन हम और लाए। सेकेंडरी लेवल एजुकेशन में हमने वोकेशनल एजुकेशन को या वोकेशनल ट्रेनिंग को इंड्यूस किया। इसका अर्थ क्या है कि आपकी 12वीं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कोई ना कोई ऑक्यूपेशन से एसोसिएटेड फील्ड या ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। जैसे आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करें, एयर कंडीशनिंग का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का,